नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश रणनीति में आपका स्वागत है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम तेजी पर है और 7 तारीख को होने वाले हैं पहले चरण के मतदान। पहले चरण में आने वाली सीटें हैं जिनकी संख्या है 20 और 20 की संख्या में अगर हम भौगोलिक रूप से इसे बांटे तो 3 भागों में इन्हें बांटा जा सकता है। एक तो बस्तर का इलाका जहां पर हम देखेंगे कि 8 सीटें हैं, दूसरा कांकेर का इलाका जहां पर है 4 सीटें और 8 वो इलाके जो कि राजनांदगांव और उससे आसपास से लगे हुए इलाके हैं। चुनाव आयोग ने इन क्षेत्रों को इसलिए भी पहले चरण में चुना है क्योंकि उन्हें आशंका है कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और इसीलिए यहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए यहां पर पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम रणनीति में और जानेंगे कि पहले चरण की 20 सीटों को लेकर क्या रणनीति है, किस तरीके के समीकरण वहां बन रहे हैं। एक एक करके तीनों भागों को हम चर्चा में शामिल करेंगे। तो पहले चर्चा हम करने वाले हैं राजनांदगांव और उसके आसपास की सीटों की। तो राजनांदगांव और उसके आसपास की सीटों के नाम अगर मैं बता दूं तो पहला नाम है राजनांदगांव, दूसरा नाम है डोंगरगढ़, तीसरा नाम है डोंगरगांव, चौथा नाम है खुज्जी, फिर मोहला मानपुर और उसके बाद खैरागढ़। इसके अलावा 2 सीटें और इसमें पहले चरण में जोड़ी गई हैं जो कि राजनांदगांव क्षेत्र से लगी हुई आती हैं, लेकिन इनका काफी हिस्सा मैदानी इलाके में गिना जाता है। वो सीटें हैं कवर्धा और पंडरिया। तो इस तरीके से 8 सीटों के क्या समीकरण हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे भी वहां कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। तो चर्चा शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे हमारी विशेष संवाददाता राजनांदगांव से जुड़ेंगी रेणु तिवारी जी। बहुत स्वागत करते हैं आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम आज पहले चरण की जो सीटें हैं उसमें राजनांदगांव इलाके की सीटों पर चर्चा करने वाले हैं, उसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले छोटा कमेंट मैं ले लेता हूं मुरारी जी से, करीब 1-1.5 मिनट में वो बताएं इन सीटों की क्या महत्ता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, इन 8 सीटों पर। फिर रेणु जी के पास चलेंगे। देखिए, ये पहले फेज की जो 20 सीटों पे कल वोटिंग होना है, इसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें और दुर्ग संभाग की 8 सीटों में वोटिंग पड़ना है जी। और यहाँ पे अगर आप एक सीट सिर्फ छोड़ दीजिए आप राजनांदगांव शहर की, बाकी सभी सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार लगता है कि लगभग 20 सीटों पे जोरदार फाइट हमको देखने को मिलेगा। लगभग सभी सीटों पे डायरेक्ट फाइट है। 1-2 सीटों को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी सीटों पे सीधी लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। तो ये राजनांदगांव की सीटें काफी हद तक ये प्रभावित करती हैं कि मैदानी इलाकों का रुख क्या है। यहाँ किसान भी है, मैदानी इलाका भी है, काफी महत्वपूर्ण होंगी ये सीटें। देखिए, ऐसा है कि राजनांदगांव एक प्रकार से अर्बन एरिया में आएगा। पहला राजनांदगांव जिला, फिर उसको तोड़ के अंबागढ़ चौकी जिला बना, फिर उसको तोड़ के आपका खैरागढ़ जिला बना और उसके बहुत पहले बना था कवर्धा जिला। कवर्धा जिला में 2 सीटें हैं, कवर्धा पंडरिया। ये खेती के साथ साथ गन्ना उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये और यहाँ पे भोरम देव का कारखाना है। जी, आएंगे सीट वाइज मुरारी जी चर्चा करेंगे। एक ओवरऑल आपका व्यू आ गया है तो हम अब संवाददाता से पहले जुड़ के उनको फ्री कर देते हैं, फिर हम चर्चा करते रहेंगे। रेणु जी, पहले चरण में जहां चुनाव है वहां राजनांदगांव के आसपास की सीटों में लगातार आप नजर बनाई हुई हैं, बताइए वहां किस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है और कितना कसमकस भरा चुनाव है इस बार राजनांदगांव और उसके आसपास के इलाकों में। जी मोहन जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर एक तो राजनांदगांव जो है बहुत हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह है और साथ में जो राजनांदगांव के भांचा कहे जाते हैं गिरीश देवांगन जी हैं। तो दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो टक्कर का मुकाबला चल रहा है और इस बीच लगातार ये जनसंपर्क जारी है इनका
और अभी बस जस्ट हमने गिरीश जी से भी मुलाकात करी है और डॉक्टर रमन सिंह भी, दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और जहां तक हम जनता की बात करें तो जनता अभी साइलेंट मतदाता बन गई है। जनता अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन उनका मूड मीटर समझ आ रहा है कि वो अपना मानसिक रूप से तैयारी कर चुके हैं कि हमें किसे वोट देना है। जी। क्या मुद्दे काम कर रहे हैं, लोगों से कुछ बात हो पाए तो क्या कह रहे हैं लोग, और तैयारी कितनी हुई है चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, ये भी बता दीजिए। अगर हम राजनांदगांव जी प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो सारी प्रशासनिक तैयारियां बड़ी दुरुस्त चल रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने कलेक्टर से भी बात करी, निर्वाचन अधिकारियों के भी संपर्क में है, तो पूरी जो बैलेट पेपर की गाड़ियां हैं वो जा चुकी है, निकल चुकी है, वो सारी तैयारियां पूरी तरीके से हो गई है। केंद्र में जिस तरीके से पुलिस को रखना है केंद्र कमाकों में, वो सब तैयारियां जारी हो गई। और राजनीतिक स्तर पर देखे जाए तो दो तरीकों से यहाँ पे मतदाता बटे हुए हैं, एक शहरी स्तर पर और एक ग्रामीण स्तर पर। जो ग्रामीण स्तर के मतदाता है वो अपने जो वर्तमान विधायक है उससे थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पानी, सड़क, स्थानीय रोजगार की कमी महसूस हो रही है। और जो शहरी मतदाता है, जो शहरी व्यापारी वर्ग है, उनका एक जो वो मानसिक रूप से जो रहते हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, तो वो उस तरीके से डॉक्टर रमन के साथ दिखाई दे रहे हैं। जी। चलिए कुछ लोगों से अगर बात हो पाए तो बताइए। जी रेणु जी। जी मैं मेरे साथ एक खड़े हुए हैं व्यापारी ही हैं, इनसे मैं चर्चा करती हूँ। किस तरीके का राजनांदगांव का माहौल है? राजनांदगांव का माहौल हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले यहाँ पर 2 बार विधायक रह चुके हैं, उसके बावजूद थोड़ा सा उनका जो बीएनसी मिल बंद होने के बाद कोई नया उद्योग नहीं हो पाया। उसके मामले में भूपेश बघेल ने भी, कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी ने भी घोषणा की थी कि जूट उद्योग लाएंगे, वो भी ला नहीं पाए। एक नाराजगी है कि राजनांदगांव इतना बड़ा शहर और जिला है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है, चाहे सीमेंट उद्योग या लोहा उद्योग, तो एक बड़ी कमी खलती है रोजगार की दृष्टि से। बाकी इनाल देखें तो डॉक्टर साहब की साफ छवि उनको इस चुनाव में ऐसा लगता है कि बेड़ा पार करा देगी। हालांकि भूपेश बघेल भी लगे हैं गिरीश देवांगन के लिए कि उसको जिताएं, लेकिन संभावना थोड़ा कम लगती है, क्योंकि डॉक्टर साहब की एक छवि, जो डॉक्टर साहब ने अपनी बात भी बोली कि केंद्रीय मंत्री बनाए और मुख्यमंत्री बनाए राजनांदगांव की जनता को, वो बिल्कुल दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा के लिए और डॉक्टर साहब के लिए थोड़ी सीट आसान हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। समीकरण पे अगर कुछ बात बताना चाहें तो आप उसके बारे में बता दीजिए। कैसा मुकाबला है, सीधा मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है? यहाँ पर एक समीकरण और दिख रहा है, यहाँ पर जी बोलिए। जाति समीकरण यहाँ पर बहुत मायने रख रहा है, और साथ में जो कांग्रेस का कका और भांचा वाली बात है, तो भांचा को जगह जगह एक आशीर्वाद मिल रहा है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भांचा को भगवान की संज्ञा दी जाती है, तो जब हम इनके जनसंपर्क के दौरान देख रहे हैं कि भांचा को टीका, नारियल और मिठाई खिला के भांचा को आशीर्वाद भी मिल रहा है। और डॉक्टर रमन को व्यापारी वर्ग का सहयोग है, लेकिन उनके साथ साथ पे यह भी देखा जा रहा है कि उनका जो जनता से जो 5 साल वो दूरी बना के रखे हैं, तो जनता में एक शिकायत नजर आ रही है। जी बोलिए आगे जी, बात करिए। जी मेरे साथ जो डायरेक्टर है स्कूल के नीरज जी, वो खड़े हुए, नीरज वाजपेयी जी, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। नीरज जी, कैसा है माहौल राजनांदगांव का? मेरे हिसाब से तो पूरा बीजेपी के फेवर में है। जो 15 सालों में डॉक्टर साहब ने जो राजनांदगांव का जो विकास किया है, वो जनता उसके लिए हमेशा उनकी आभारी है और हमेशा आभारी रहेगी। और हमारे डॉक्टर साहब जीत करके ईश्वर ने चाहा तो पुनः मुख्यमंत्री बनकर आएंगे, तो उनसे अधिक विकास तो कोई कर ही नहीं सकता राजनांदगांव का। इसलिए पूरी जनता को बिना दिमाग लगाए सीधे फुल छाप में बटन दबा करके ठीक है बनाना चाहिए, ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो सीएम बने। और इससे अधिक गर्व की बात हम राजनांदगांव वासियों के लिए क्या होगी, हमारा सौभाग्य है ये। चलिए, लोगों की अपनी राय है, कुछ प्रचार ना हो इसकी कोशिश हम करते हैं। लेकिन रेणु जी से हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके के समीकरण वहां पर बन रहे हैं। अब एक सीट वाइज हम रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास हम हमारे राजनीतिक विश्लेषक मुरारी जी से करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे
हॉट सीट राजनांदगांव की, राजनांदगांव सीट पर क्या समीकरण आप देख रहे हैं? मुकाबला सीधा है डॉक्टर रमन वर्सेस गिरीश देवांगन। मुरारी जी। एक हाई प्रोफाइल सीट है और इस सीट में राजनांदगांव नगर निगम आता है और जो सोमनी वाला जो इलाका है इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी, गांव एरिया भी इसमें बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में, जैसे कि आपके संवाददाता भी बता रही थी रेणु जी कि राजनांदगांव में उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया और विकास किया, इसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत यह है कि वो इतने बड़े कद के नेता हो जाते हैं कि आम जनता कभी कभी ये सोचती कि इनसे हम मुलाकात कैसे करें या अपनी बात उनके सामने कैसे रखें। और उनका एक स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा खुल के लोगों से मिलना या लोगों से हंसते हुए मिलते जुलते रहना, ये भी एक बातें राजनांदगांव की जनता बोलती है। लेकिन इतना जरूर बोला जा सकता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट जो रायपुर जिला के खौरा नगर के निवासी हैं और भूपेश बघेल जी के परम मित्र माने जाते हैं, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं, उनके साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये जा रहा है कि वो एक बाहरी प्रत्याशी के रूप में जनता उनको उतना स्वीकार नहीं कर पा रही है। ऐसा जब आप वहां पे आप लोगों से मिले जुले बात करें तो ये बात आती है कि 15 दिन में कोई कैसे किसी के ऊपर कितना विश्वास करेगा। ठीक है, राजनांदगांव सीट का एनालिसिस कर रहे हैं तो राजनांदगांव सीट की पूरी जानकारी चलती रहेगी। ठीक है, ये जानना चाह रहा था कि क्या प्रत्याशी से ऊपर पार्टी ने जो काम किया है या सरकार ने जो काम किया है उसके मुद्दे हावी हैं, क्या हो सकते हैं क्या वहां पे? देखिए, राजनांदगांव में कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो 5 साल में काम मान लो अच्छे भी किए तो वो रमन सिंह के कद के सामने उतने प्रभावी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वहां से अगर लोकल प्रत्याशी कांग्रेस का आता, जैसे हेमा देशमुख जी वहां की वर्तमान में महापौर हैं, सुदेश देशमुख जी हैं, कुलवीर छाबड़ा जी हैं, तो निश्चित रूप से जो बाहरी बनाम और जो स्थानीय का जो वाद हावी है उसको कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी उसको न्यूट्रलाइज कर सकती थी। लेकिन मेरे को यह लगता है कि जो कांग्रेस के 5 साल की जो योजनाएं थी वो रमन सिंह के कद काठी और बाहरी प्रत्याशी देने के कारण उतना प्रभावी नहीं लगता, ऐसा ये मेरे आकलन में है ये बात। ठीक है, चलिए अब दूसरी सीट की ओर रुख करते हैं और हम अपने टीम से कहेंगे कि केवल स्क्रीन में एक ही विधानसभा की जानकारी रखें जिसके बारे में बात हो रही है। अब बात करेंगे राजनांदगांव के कवर्धा विधानसभा की, जहां पर मुकाबले में है, हॉट सीट ये भी है, मंत्री कद्दावर मोहम्मद अकबर और उनके सामने विजय शर्मा जो कि भाजपा की कमान संभालकर जो है अपना राजनीतिक कद उन्होंने स्थापित किया हुआ है। तो कवर्धा में मुकाबला है मोहम्मद अकबर वर्सेस विजय शर्मा। मुरारी जी, कैसा मुकाबला देख रहे हैं? हॉट सीट है और ये वो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, करीब 60,000 वोटों से जीत हासिल की थी, तो एकदम पक्की सीट है ये तो कांग्रेस की, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ क्या समीकरण देखते हैं आप? देखिए, कवर्धा जो है ये मध्य प्रदेश से भी सटा हुआ इलाका है और मोहम्मद अकबर जी रायपुर के छात्र नेता रहे हैं। इनके साथ एक दिलचस्प कहानी थी कि जब इनको पहली बार टिकट मिला राजा के कृपा से, कवर्धा के राजा शिवेंद्र बहादुर जी के आशीर्वाद से, तब इनको बी फॉर्म नहीं मिल पाया था। मोहन भाई आपको याद होगा, और ये वीरेंद्र नगर सीट कहलाती थी और कांग्रेस का बी फॉर्म किसी और को मिल गया और टिकट मोहम्मद अकबर जी को मिली थी और उस समय दुर्भाग्य से वो चुनाव हार चुके। लेकिन अपना लगातार परिश्रम से, मेहनत से ये अपनी जगह बनाया और बाद में जब पंडरिया और कवर्धा अलग अलग विधानसभा बना 2008 में और पिछला चुनाव 2018 का जब बीजेपी से अशोक साहू जी चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ भयंकर एंटी कैंपेन्सी था क्योंकि वो पूर्व में एमएलए थे और उसकी फायदा और मोहम्मद अकबर की सक्रियता का फायदा अकबर जी को मिला और 60,000 वोट से जीते।
लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूं मोहन भाई एक दिलचस्प बात कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो नया चेहरा लॉन्च किया छत्तीसगढ़ में, उनमें से एक दमदार युवा नेता विजय शर्मा को यहां पे मैदान में उतारा है, जो कबीरपंथी भी हैं, कबीर विचारधारा से भी जुड़े हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं और संगठन में महामंत्री हैं। जोरदार फाइट देखने को मिलेगी मोहन जी, आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं, ये वाला चुनाव अकबर के लिए बहुत कठिन चुनाव होने जा रहा है। वजह क्या है? भूल जाइए कि 60,000 वजह क्या 60,000 से लीड होगी या 50 से, बहुत नजदीकी मुकाबला है ये कवर्धा का इस बार। ठीक है, क्या यहाँ पर धार्मिक मुद्दे जो चल रहे हैं उसका असर है क्या, और आसपास भी असर करेगा क्या ये मुद्दा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो धार्मिक मुद्दे को जबरदस्त उछाल रही है और इसका लड्डू, इसका जो फायदा कांग्रेस पार्टी ने खुद दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक तो झंडा वाला विवाद आपको विदित है, कवर्धा में झंडा, भगवा झंडा जो फेंक दिया गया था, और इस इलाके से जो लगी हुई सीट है आपकी साजा, जो बीरनपुर गांव है जहां पे एक साहू समाज की निर्मम हत्या हुई थी, इन दोनों मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का जबरदस्त प्रयास कर रही है। और एक बात आपको ये भी बता दूं मैं, बाहरी और स्थानीय का भी मुद्दा चल रहा है। मोहम्मद अकबर जरूर वहां के विधायक हैं बार बार, लेकिन विजय शर्मा जी ये टारगेट कर रहे हैं कि ये रायपुर के नेता हैं, ये रायपुर के रहने वाले हैं, इनको हम स्थानीय लोग नहीं महत्व देंगे। ये विजय शर्मा के साथ 3 पॉइंट है, एक धर्म का और एक झंडा विवाद का, बीरनपुर कांड का और स्थानीय बनाम बाहरी, ये जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और एक बात और बता रहा हूं मोहन भाई, जो शायद आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे कवर्धा राज परिवार का ही एक राज परिवार और है, सहसपुर लोहारा, वहां के राजा खड़क सिंह जी खड़क राज जी, ये आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष है, बहुत लोकप्रिय नेता है ये। और ये जंगल पट्टी जो आदिवासी इलाका है, बोड़ला का इलाका है, आपका जो अंदर जंगल के इलाका है, सहसपुर लोहारा का इलाका है, अगर ये दमदारी से जो चुनाव लड़ रहा है, अगर ये काफी वोट पा गए, तब तो मोहम्मद अकबर को बहुत बड़े संकट के दौर से गुजरना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी के जो राजा हैं, प्रत्याशी हैं, ये अगर बहुत अच्छा वोट पा गए, त्रिकोणीय मुकाबले की भी उम्मीद रहेगी क्या? कोई त्रिकोणीय मुकाबला जैसी स्थिति भी बन रही है क्या? क्योंकि त्रिकोणी की परिभाषा अलग होती है जी, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो राजा साहब है खड़क राज जी, ये अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। और जो 4-5 सीटों पे आम आदमी पार्टी जो मेरे को लगती है छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा प्रभावी ढंग से जो चुनाव लड़ रही है, उसमें एक कवर्धा है और खासकर ये आदिवासी नेता है, तो इनका प्रभाव आदिवासियों में जबरदस्त है। और यहीं पे अकबर जी का भी प्रभाव है, आपका बोड़ला और सहसपुर लोहारा इलाका। ठीक है, तो काफी कठिन और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कवर्धा में। और जो मुद्दे चल रहे हैं वो भगवा झंडा विवाद की छांव में ये चुनाव हो रहा है, और केवल ये कवर्धा में ही नहीं, इसका असर बाजू वाली विधानसभा पंडरिया में भी हो रहा है, और जो और बाजू में जो विधानसभाएं हैं जहां दूसरे चरण में चुनाव होना है, वहां तक इसका असर है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। तो कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर झेलनी पड़ रही है मंत्री मोहम्मद अकबर को। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हम सीट पंडरिया की, जहां पर भावना बोरा और नीलकंठ चंद्रवंशी जो है वो मुकाबले में हैं। पंडरिया की विधानसभा जहां पर जातिगत कार्ड खेला है, कांग्रेस ने नीलकंठ चंद्रवंशी को मुकाबले में उतारा है। भावना बोरा बनाम नीलकंठ चंद्रवंशी, और यहाँ पर अमित शाह और योगी की सभाओं ने काफी हद तक एक नया जो माहौल है वो खड़ा करने की कोशिश की है। उम्मीदवार नहीं है बीजेपी की, लेकिन परिवारवाद का आरोप भी झेल रही हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं पंडरिया विधानसभा की, पंडरिया विधानसभा की बात कर रहे हैं, और मुरारी जी हमें बताएंगे कि वहां के क्या समीकरण हैं। मुरारी जी, क्या देखते हैं पंडरिया में, क्या किस तरीके का मुकाबला है? चंद्रवंशी जीतता रहा है, ऐसा माना जाता है। पिछली बार थोड़ा अलग रिजल्ट आया था, ममता चंद्राकर जीती थी।
चंद्रवंशी, चंद्राकर, कुर्मी ये इलाका है, कैसा वहां देख रहे हैं समीकरण? देखिए मोहन भाई, ये जंगल एरिया है। ये भी कवर्धा जिला की ये दूसरी सीट है। कवर्धा जिला में 2 सीटें हैं और ममता चंद्राकर जी काफी वोट से चुनाव जीती थी। उसका कारण यह था कि यहाँ पे जो आपके चैतराम राज करके जो आदिवासी नेता हैं, उनको जोगी कांग्रेस ने टिकट दिया था और जोगी कांग्रेस और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे और मेरी जानकारी में उनको करीब 35,000 वोट मिला था। मतलब इतना काफी वोट मिला था चैतराम राज जी को और वो ज्यादा नुकसान किए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। अब ममता चंद्राकर जी एंटी कैम्पेन्सी उनके खिलाफ था। हेलो, आवाज आ रही, बोलिए। एंटी कैम्पेन्सी होने के कारण यहाँ पे प्रत्याशी बदला गया और नीलकंठ चंद्रवंशी जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अर्जुन तिवारी जो यहाँ के बहुत लोकप्रिय नेता थे और काफी प्रभावी नेता थे कांग्रेस के, उनको टिकट मिलनी थी, ये चर्चा में थी, लेकिन वो उनको टिकट नहीं मिली। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भावना हो रहा है, वो 5 साल काफी सक्रिय रही। वो भी जिला पंचायत सदस्य हैं। बेमेतरा के पास की गांव की ये बेटी है, ब्राह्मण परिवार की बेटी है, जोग इनका गांव है, लेकिन ये राजनीति करती है और जो चुनाव लड़ी जिला पंचायत का, ये चुनाव लड़ी पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से, काफी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। इनकी जो योजनाएं थी कि लड़कियों को फ्री में बस देना और भी लगातार एम्बुलेंस चलाना, ये महिला बहुत ताकतवर है। आप मान के चलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे ये सीट वापस रिकवर करने के लिए, गेन करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जातिगत समीकरणों में तो कांग्रेस भारी है, लेकिन कैसे मिलेगा? भावना वोरा जो कि एक ब्राह्मण परिवार से जुड़ी हैं, उनको कैसे समर्थन मिल पाएगा जब जातिगत जो है वोट एक तरफ होगा? तो देखिए मोहन जी, यहाँ पे सिर्फ चंद्रवंशी समाज नहीं है, लेकिन आपको एक बात और बता दूं मैं, जोगी कांग्रेस से भी एक युवा लोकप्रिय नेता खड़ा है, रवि चंद्रवंशी, याद रखना। जी जी जी। और चंद्रवंशी वोट है 40,000 के आसपास। बाकी वोट क्या है? बाकी आदिवासी है, बाकी साहू समाज है, बाकी लोधी समाज है, पटेल समाज है, यहाँ ब्राह्मणों का भी काफी दबदबा है। याद रखना, पंडरिया और उसके आसपास ब्राह्मणों का काफी दबदबा है, इवन कवर्धा शहर में भी। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे पाठक परिवार लंबे समय से राजनीति किया और आपको याद होगा कि ये वही बेल्ट है जो आम आदमी पार्टी के जो संगठन महामंत्री पूरे देश के संदीप पाठक जी, ये पंडरिया और मुंगेली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। यहाँ पे आप मान के चलिए उतना कास्ट इक्वेशन काम नहीं करेगा जितना यहाँ पे प्रत्याशी का चेहरा काम करेगा। जी ठीक है, तो ये पंडरिया की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे खैरागढ़ की। खैरागढ़ एक ऐसा विधानसभा जो कि एक जिले का विधानसभा है, खैरागढ़ जिला भी है और वहां एक ही विधानसभा है। तो खैरागढ़ जिले में जो प्रत्याशी मुकाबले में है उनका नाम मैं बता दूं तो पहले बीजेपी के प्रत्याशी विक्रांत सिंह और यशोदा वर्मा। यशोदा वर्मा अभी वर्तमान में विधायक हैं। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। 2018 में ये सीट जनता कांग्रेस जोगी के देवव्रत सिंह ने जीती थी। उनका आकस्मिक निधन हुआ और उसके बाद खाली हुई सीट में जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की। राज परिवार के छांव में अब तक यहां चुनाव होता रहा और इसीलिए राज परिवार से अब तक ज्यादा विधायक यहां बनते रहे, लेकिन देवव्रत सिंह के निधन के बाद वो शून्यता आ गई है जिसको भरने के लिए जातिगत समीकरण में यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की। इस बार बीजेपी ने प्रयोग किया है और विक्रांत सिंह को मैदान में उतारा है। क्या समीकरण बनते हैं जान लेते हैं मुरारी जी से। मिश्रा जी, आप देख रहे हैं खैरागढ़ का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला, उसमें देवव्रत सिंह जीते। उपचुनाव में एक बड़ी जीत कांग्रेस ने हासिल की। अब क्या देख रहे हैं, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? विक्रांत सिंह मुकाबले में हैं यशोदा वर्मा के। देखिए, ये खैरागढ़ लोधी बहुल इलाका है। खैरागढ़ ही नहीं बल्कि डोंगरगांव, डोंगरगढ़, ये पूरा जो पट्टी है और जो बेमेतरा तक आकर ये जो जिला जुड़ता है,
ये पूरा लोधी बहुल इलाका है। अभी तक यहाँ पे लोधी वर्सेस लोधी ही लड़ाई होती थी आपके गिरवर जंघेल जी और कोमल जंघेल जी के साथ। हालांकि पिछला चुनाव देवराज सिंह जीते बहुत 800-900 के मार्जिन से और दूसरे में बीजेपी थी। ये गंडई, छुई खदान और खैरागढ़ 3 इलाकों को मिलकर बनता है। और आदिवासी इलाका भी ध्यान रखिए आप, मध्य प्रदेश के बालाघाट से सटा हुआ ये इलाका है। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा रिस्क लेके अपने लोकप्रिय युवा नेता को मैदान में उतारा। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, विक्रांत सिंह 3 बार से टिकट मांग रहे हैं और हर बार वो लोधी समाज के कारण उनका प्रतिभा उनकी दब जाती थी और उनको टिकट नहीं मिल पाता था। ये जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, 2 बार नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, काफी लोकप्रिय नेता हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये वही इलाका है जो बकरकट्टा वाला, जहां पे छत्तीसगढ़ की मैना हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ था। ये भी नक्सली एरिया रहा है, कभी कभी बहुत घनघोर नक्सली एरिया रहा था इसका। आज की स्थिति क्या है, एक तरफ जिला बनने का फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को निश्चित रूप से मिल रहा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, जब जातिवाद चरम सीमा में चलता है तो अन्य जो समाज है वो समाज एक प्रकार से दूसरे पक्ष में जाता है। विक्रांत सिंह को युवा होने का फायदा और लोकप्रिय होने का फायदा और सक्रिय होने का फायदा मेरे को लगता है कि मिलेगा। और उनकी स्थिति, हालांकि यहाँ पे जबरदस्त टक्कर है, आप मान के चलिए जोरदार लड़ाई है। चूंकि गंडई इलाका इसमें बहुत प्रभावशील लगता है, इसमें छुई खदान इलाका बहुत प्रभावशील लगता है। आपका जो बालाघाट से जो सटा वाला इलाका है वो एकदम अलग पैटर्न में वोट डालता है। कुल मिला के यहाँ पे जोरदार लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन विक्रांत सिंह इस बार मेरे को लगता है कि ये कुछ न कुछ इनका पलड़ा भारी है। आज मैं यही दृश्य में देखता हूं लड़ाई, लेकिन क्या जातिगत वोटों पर भारी पड़ेंगे विक्रांत सिंह? लोधी का ध्रुवीकरण हो गया तो क्या होगा लोधी वोटों का? लोधी समाज का ध्रुवीकरण जरूर होगा, लेकिन आप याद करिए मोहन भाई, आखिर 2 लोधी के बीच में देवराज सिंह जी भी तो पुराना चुनाव जीते थे। इसके पहले रश्मि देवी सिंह भी तो 4-4, 5-5 चुनाव जीती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ध्रुवीकरण का कभी कभी फायदा भी होता है किसी प्रत्याशी को, और कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है कि ध्रुवीकरण अगर एक जाति का होगा तो दूसरी जाति दूसरी तरफ अपने आप शिफ्ट हो जाती है। ये भी देखने को कई बार मिलता है, जो पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी सीट की ओर और अब बात करेंगे हम डोंगरगढ़ सीट की। डोंगरगढ़ सीट राजनांदगांव से लगा हुआ इलाका और डोंगरगढ़ सीट में विनोद खांडेकर वर्सेस हर्षिता स्वामी बघेल के बीच का मुकाबला है। हर्षिता स्वामी बघेल को कांग्रेस ने मौका दिया है, अपने विधायक को ड्रॉप करके वो हर्षिता स्वामी बघेल को मैदान में उतारे हैं। बीजेपी की ओर से विनोद खांडेकर पूर्व विधायक हैं, डॉक्टर रमन सिंह के समय उन्होंने काम किया, उनको ड्रॉप किया था बीजेपी ने, फिर प्रयोग किया, 2 बार प्रयोग के बाद फिर से विनोद खांडेकर पर वो सामने आए हैं। तो मुकाबला डोंगरगढ़ सीट का, जहां पर विनोद खांडेकर और हर्षिता स्वामी बघेल मैदान में हैं। क्या समीकरण देख रहे हैं इस सीट पर? क्या टिप्पणी, विशेष टिप्पणी है आपकी मिश्रा जी? देखिए, ये मां बमलेश्वरी की पुण्य स्थली है डोंगरगढ़। पहले तो मैं माता रानी को प्रणाम करता हूं। देखिए मोहन भाई, भुवनेश्वर बघेल जी काफी मतों से चुनाव जीते थे और सरोजनी बंजारे जी को पिछला चुनाव हराए थे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। इस इलाके में बौद्ध हिंदुओं का भी बहुत प्रभाव है, याद रखिए आप। यहाँ पे बौद्ध धर्म को भी मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू सनातन धर्म को भी मानने वाले लोग हैं। और ये जो कांग्रेस ने नया प्रत्याशी उतारा है अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट के, इनके नाना जी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे मोहन जी, टुम्मन लाल शायद जिनका नाम था, टुम्मन लाल सोनानी जी, मगर कंफर्म नहीं हो तो ये केंद्र में एक बड़े नेता हुआ करते थे। ये उनकी नतरीन है और इनके पति डॉक्टर हैं, जिला पंचायत सदस्य है, घूमका एरिया इनका, ये अपने एरिया में जबरदस्त लोकप्रिय है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, विनोद खांडेकर जी लोकप्रिय होने के बाद भी 2018 में इनकी टिकट काटी गई और ये बड़े सरल सहज सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। और एक बात और बता रहा हूं मैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये नेशनल फुटबॉल के रेफरी रह चुके हैं विनोद खांडेकर जी। जी। और
और ये इनका दबदबा डोंगरगढ़ के आसपास के इलाकों में जबरदस्त है। कुल मिला के जबरदस्त लड़ाई आपको डोंगरगढ़ में देखने पड़ेगी दोनों पार्टी के बीच में। जैसा 2018 में एक तरफा कांग्रेस पार्टियां चुनाव जीती थी, वो हालत आज की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। दोनों प्रत्याशी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी समाज बहुत प्रभावशाली है, खासकर लोधी समाज का 60 से 70 हजार वोट है। अब आप देखिएगा कि इस समाज का किस तरफ झुकाव होता है। ठीक है, तो डिसाइडर जो हैं वो ओबीसी और सवर्ण भी रहेंगे, क्योंकि उनका वोट जिधर जाएगा उसकी जीत हासिल हो सकती है। डोंगरगढ़ में काफी दिलचस्प मुकाबला माता बमलेश्वरी का ये क्षेत्र है, लेकिन उम्मीदवार दोनों ओर से नए आए हैं तो जनता पसोपेश में है, कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है। अब रुक कर लेते हैं मिलता जुलता नाम डोंगरगढ़ से लगा हुआ डोंगरगांव क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जहां पर किसानों की बहुलता है, मैदानी इलाके का क्षेत्र है, और यहाँ पर मुकाबले में है दलेश्वर साहू, सामने है भरतलाल वर्मा ये लोधी वर्मा है ऐसा कहा जाता है, और भाजपा के पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी भी हैं। क्या मुकाबला रहेगा और क्या दलेश्वर साहू जो कि अब अपना खूंटा गाड़ चुके हैं डोंगरगांव क्षेत्र में, मधुसूदन यादव को हराने के बाद उनका कद भी बढ़ा, किस तरीके का मुकाबला होगा, विशेष टिप्पणी ले लेते हैं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं मुरारी मिश्रा जी से। मुरारी जी, डोंगरगांव के मुकाबले के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये राजनांदगांव शहर से लगी हुई सीट है, बिल्कुल चिपकी हुई सीट है, और ये खुज्जी विधानसभा को एक तरफ जोड़ती है और एक तरफ ये राजनांदगांव और डोंगरगढ़ को जोड़ती है। ये निश्चित रूप से यहाँ पे मधुसूदन यादव जी पिछला चुनाव हारे थे, क्योंकि दलेश्वर साहू जी को माना जाता है कि लगातार संपर्क में रहने वाले नेता हैं, काफी सक्रिय रहने वाले ये नेता हैं। आप ये मान के चलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने खैरागढ़ में एक सामान्य व्यक्ति को उतारा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूरी बन गई थी कि डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खैरागढ़ के लोधी समाज को संतुष्ट करने के लिए एक लोधी को टिकट दिया जाए। मोहन जी, भरत वर्मा जी लोधी समाज से ही आते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये राजनांदगांव जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डॉक्टर साहब के बड़े करीबी हैं। आप मान के चलिए लड़ाई तो अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ना बोलते हुए आप मान के चलिए कि आज भी दलेश्वर साहू जी की लोकप्रियता, सक्रियता, उनकी कर्मठता उनको चुनाव में बहुत आगे बढ़ा के चली हुई है, ये आप मान के चल सकते हैं। ये लड़ाई लेकिन क्या लग रहा है प्रत्याशी से, लेकिन दलेश्वर साहू मेरे को लगता है कि काफी मजबूत दिख रहे हैं। किसान का फैक्टर वहां काम कर रहा है, किसानों से संबंधित जो चीजें हुई हैं उसका असर रहेगा। देखिए, किसानों का फैक्टर तो निश्चित रूप से काम कर रहा है, लेकिन जो दोनों के घोषणा पत्र आए कांग्रेस और भाजपा के, ये दोनों घोषणा पत्र में किसी का घोषणा पत्र एक जैसे कर्जा माफ कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, तो महिलाओं को 12,000 रुपए देना ये बीजेपी के लिए अच्छा है। मतदाता जो है दोनों के घोषणा पत्र को बराबर देख रहा है, बराबर समझ रहा है। आप ये मान के चलिए किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र के पक्ष में बहुत ज्यादा लहर की संभावना मेरे को नहीं दिखती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विधानसभा खुज्जी की बात कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण विधानसभा और प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव में लगी है, क्योंकि टिकट यहाँ पर काटा गया है। टीएस बाबा की खास रही विधायक, जिन्हें कहा जाता था कि 2 विधायक ही उनके पास हैं, उसमें से दूसरी विधायक यही थी, लेकिन उनकी टिकट कट गई है। वो अब खुज्जी में मुकाबला है गीता घासी और भोलाराम साहू की। भोलाराम साहू एक बार फिर से यहाँ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद का चुनाव भी उन्होंने राजनांदगांव से हारा था। खुज्जी विधानसभा में क्या समीकरण है, जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। मुरारी मिश्रा जी हमारे विशेषज्ञ राजनीतिक बैठे हुए हैं। मुरारी जी, खुज्जी विधानसभा क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, इसका नाम खुज्जी विधानसभा जरूर है मोहन भाई, लेकिन ये आपका महाराष्ट्र से जुड़ी हुई सीट है। ये इसमें छुरिया नगर पंचायत भी आते हैं, इसमें आपका बांधा बाजार का जो जंगल का एरिया जो मोहल्ला मानपुर से जुड़ा है वो भी एरिया इसमें आता है। और कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशी भोलाराम साहू जो 2 बार के एमएलए थे और जिनकी टिकट पिछले बार कट गई थी, उनको फिर से उनके ऊपर दांव खेला, क्योंकि छन्नी साहू जी को आप समझ रहे हैं
कि जो प्रदेश के मुखिया की नाराजगी उनको झेलनी पड़ी। काफी लोकप्रिय नेता थी, दमदार नेता थी, साहू बहुल इलाका है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता घासी साहू, ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं ये, और ये किसी पार्टी से अधिकृत होकर चुनाव जिला पंचायत न लड़ी थी। बाद में इनको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया और भाजपा में लाकर इनको अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। लड़ाई बहुत जोरदार है। देखिए आप, गीता घासी साहू को महिला होने का जोरदार लाभ मिल रहा है, और छन्नी साहू जी का टिकट कटने के कारण कहीं न कहीं। जी जी आ रहा, जी बोलिए। साहू जी काफी लोकप्रिय थे, अच्छा व्यवहार कुशल है। इस सीट पे भी बहुत जोरदार लड़ाई है, जोड़िए, घमासान लड़ाई है, और बराबर की लड़ाई है मोहन जी, बिल्कुल बराबर की लड़ाई यहाँ पे। ठीक है, बराबर की लड़ाई है, दोनों ओर से साहू मतदाता हैं, इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन क्या छन्नी साहू कुछ असर करेंगी क्या चुनाव में? उनकी नाराजगी जो है वो असर कर सकती है? देखिए, छन्नी साहू विनिंग कैंडिडेट थी, लेकिन राजनीति के उठापटक में, राजनीति के मतभेदों में, राजनीति के खेल की वो शिकार हो गई। वो निश्चित रूप से उनका, वो भले कांग्रेस के विरोध में आज खुल के ना बोलती हो, लेकिन दबे जुबान क्षेत्र में चर्चा जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने छन्नी साहू जैसी योग्य महिला का टिकट काट के ठीक नहीं किया। अब दूसरी बात, भोलाराम साहू जी आप लोकसभा चुनाव हार चुके थे, उसका भी उनका एक माइनस पॉइंट जा रहा है, और ये महिला के बदले भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को उतार दिया। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जरूर भारतीय जनता पार्टी यहाँ बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। बाकी तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन दमदारी से चुनाव हो रहा है, बराबर की लड़ाई है। ठीक है, बराबर की लड़ाई है। समीकरणों को साधने की बीजेपी कोशिश करती हुई दिखाई दी है, और इसीलिए गीता घासी साहू को मैदान में उतारा है। नया चेहरा है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पुराने नेता, दिग्गज नेता भोलाराम साहू पर विश्वास जताया है। अब एकमात्र सीट इस पूरी चर्चा की बची है, वो है मोहला मानपुर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। यहाँ पर पिछले दिनों नक्सली घटना भी हुई, जिसकी वजह से जो है कई तरीके के बवाल भी मचे हैं। जान लेते हैं इसमें कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। तो संजीव शाह बीजेपी से मैदान में हैं, और इंदर शाह मंडावी जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं और पूर्व नौकरशाह रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में पिछली बार आए, अच्छी जीत हासिल की। इस बार भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा व्यक्त किया है, लेकिन संजीव शाह वहां के राज परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको ड्रॉप किया था बीजेपी ने। अब एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा है। मोहला मानपुर का अलग तरीके का समीकरण है, कुछ हद तक बस्तर से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर काम करते दिखाई देते हैं। अच्छे से बताएंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक मुरारी मिश्रा जी। मिश्रा जी, मोहला मानपुर को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मोहला मानपुर आदिवासी समाज के लिए सुरक्षित सीट है। इंद्र शाह मंडावी जी के बारे में आप बताएं। मोहन भाई, एक दिलचस्प बात आपको बताऊंगा, जब मैं इस क्षेत्र में घूमने गया तो इनको नेगू नेगू बोलते हैं जी। इनका निक नेम है नेगू। इसके बारे में आपको मैं कभी बताऊंगा कि इनको नेगू क्षेत्र की जनता क्यों बोलती है। ये अपने कारण प्रणाली के कारण काफी चर्चित है, बहुत चर्चित है। इनका इतना इंटरफेरेंस है छोटे छोटे कामों में, लेकिन इनका प्लस पॉइंट एक जबरदस्त है कि काफी सक्रिय नेता है, बड़ा लोकप्रिय नेता है, और लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे। लेकिन इनकी लड़ाई है राज परिवार के बड़े किसान आपके संजीव शाह जी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काटा था। संजीव शाह के पास सबसे कम उम्र का एमएलए होने का भी रिकॉर्ड है मोहन जी, ध्यान रखना आप। लड़ाई दिलचस्प है, मान के चलिए आप। और इसी इलाके में याद करिए, आप कुछ दिन पहले नक्सलियों ने एक भाजपा के नेता की हत्या कर दी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने खूब बवंडर किया कि ये टारगेट किलिंग है, बीजेपी को नुकसान करने की साजिश है। और एक और आदिवासी नेता जो कांग्रेस के नेता के मन से सनातन धर्म के खिलाफ भयंकर बड़ी गलत टिप्पणी किए थे, सरजू आदिवासी जी, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि जोरदार लड़ाई है। संजीव शाह को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूती में आई है, नहीं तो इंद्र शाह मंडावी जी को टक्कर देना भारतीय जनता पार्टी के और किसी प्रत्याशी के बस की बात नहीं थी। जोरदार लड़ाई होगी। हाँ, जो कर्मचारी वर्ग हैं, जिनको शायद ऐसा बोला जाता है कि इंद्र शाह मंडावी जी ने काफी
प्रताड़ित किया या वो कारण प्रणाली से इंद्रसा मंडावी के काफी नाराज है, वो इस बार जरूर इंद्रसा मंडावी जी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा क्षेत्र की जनता बोलती है और ये चर्चा का विषय है। ठीक है, तो पूरी 8 सीटों पर हमने चर्चा करके जानने की कोशिश की कि ज्यादातर सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ज्यादातर सीटें, क्योंकि एक सीट को छोड़ दें राजनांदगांव को तो बाकी सीटें कांग्रेस के कब्जे में है, इसलिए कांग्रेस को कई तरीके के मुकाबले झेलने पड़ रहे हैं। ओवरऑल 8 सीटों को लेकर अगर आप कोई टिप्पणी कर सकें 30-40 सेकंड में तो कर दीजिए मुरारी जी, क्या कहना है 8 सीटों को लेकर? मोहन जी, मेरा संक्षेप में आकलन ये है कि इस 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट है और मैं इसमें खैरागढ़ को प्लस मानता हूं भाजपा के पक्ष में, कुछ प्लस मैं डोंगरगढ़ को भी मानता हूं। ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से कम 3 सीट के आसपास बिल्कुल पहुंचेगी यहां पे इन 8 सीटों पे। हाँ, और पंडरिया सीट में मैं भाजपा को बढ़त मानता हूं, तो मेरे को लगता है कि 3-4 सीट भारतीय जनता पार्टी आज बढ़त में है और 2 सीट में तो लगभग 3 सीट में तो लगभग बहुत आगे है, ये मान के चलिए। क्या यहाँ पर, क्योंकि ये मैदानी इलाका है, किसानी वाला इलाका है, वो मुद्दे हावी नहीं हो रहे हैं? व्यक्तिगत के 1-to-1 फाइट ज्यादा हावी दिख रही है सभी सीटों में? देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र का फायदा कांग्रेस को 2018 में जबरदस्त मिला, ये मान के चलिए, लेकिन जब पार्टी सत्ता में रहती है और उसके जो एमएलए रहते हैं, उनके जो बड़े नेता रहते हैं, उनके जो मंत्री रहते हैं, उनकी कार्यप्रणाली के कारण एंटी कन्वेंसी मोहन जी बहुत रहता है। अब मान के चलिए कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा रहने के बाद भी ये मान के चलिए आप लड़ाई चेहरों पे हो रही है और बीजेपी का घोषणा पत्र कांग्रेस से 19 आप बोल सकते हैं, लेकिन कोई 15 और 20 की लड़ाई नहीं है घोषणा पत्र के मामले में। और मान के चलिए आप कि कांग्रेस के नेताओं की एंटी कन्वेंसी जबरदस्त है इस क्षेत्र में। सरकार के खिलाफ तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, ये भी आप मान के चलिए, और भी कई सारे मामले हैं जिसके कारण नाराजगी स्पष्ट दिखाई देती है। टिकट वितरण भी कांग्रेस को काफी नुकसान किया है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए हमने पूरे 8 विधानसभाओं का 1-to-1 जो है चर्चा की है और जाना है कि इस पूरे विश्लेषण में आखिर हो क्या सकता है, उम्मीदवार कैसे हैं, उम्मीदवारों को क्या बेनिफिट है, किस तरीके के उन्हें डिसएडवांटेज हैं, सब पर चर्चा करने के बाद राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाले पहले चरण की सारी सीटों पर चर्चा आज हमारी पूरी हो गई है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे राजनीतिक विश्लेषक मुरारी मिश्रा जी जुड़े, उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी, उन्होंने जो विश्लेषण रखा उनके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और हम जैसे कि बताया हमने कि पहले चरण के सभी सीटों पर हम इसी तरीके से सेक्टर वाइज, जिले वाइज, संभाग वाइज चर्चा करते रहेंगे। तो राजनांदगांव की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।